जय सीताराम। भगवान राघवेंद्र सरकार जी के पास से हम लोग फिर आज पुनः जुड़े हैं अपने इस विषय को लेकर। हम लोग ज्योतिष शास्त्र संग्रह के अष्टकूट मिलान विषय को हम लोग पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने पिछले जो वीडियो कक्षा में हम लोग पढ़े थे बकूट, है ना, बकूट यानी नववंचम, सदाष्टक और द्वादश को पढ़ा, जिसमें हमने सदाष्टक में प्रीति सदाष्टक और शत्रु सदाष्टक दोनों को पढ़ा। अब अगला जो विचार है नाड़ी विचार। नाड़ी जो है वो अलग अलग नक्षत्र की आपने देखा होगा, आदि, मध्य और अंत्य नाड़ी होती है। आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। तो जो नक्षत्र दे रखे हैं पहले हम लोग इनको पढ़ लेते हैं, फिर नाड़ी कैसे आपको सरलता से याद कर सकते हैं उसके विषय में हम लोग इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। कह रहे हैं कि अश्विन्यार्द्रा शतभिषक ज्येष्ठा हस्त पुनर्वसु पूर्वा भाद्रपदा मूलम चोत्तरा तु आद्य नाड़िका। इसे एक बार पढ़ेंगे। अश्विनी आर्द्रा शतभिषक ज्येष्ठा हस्त पुनर्वसु पूर्वा भाद्रपदा मूलम च उत्तरा तु आद्य नाड़िका। अश्विनी आर्द्रा शतभिषा ज्येष्ठा हस्त पुनर्वसु पूर्वा भाद्रपदा मूल उत्तरा फाल्गुनी, ये 9 नक्षत्र जो है ये है आद्य नाड़ी के हैं। इन नक्षत्रों की आद्य नाड़ी कही गई है, ऐसा जानेंगे। फिर अगला जो है पूर्वाषाढ़ अनुराधा च धनिष्ठा भरणी मृगः पूर्वा फाल्गुनिका चैत्रा पुष्योभा मध्य नाड़िका। फिर पूर्वाषाढ़ अनुराधा धनिष्ठा भरणी और मृगशिरा, पूर्वा फाल्गुनी चित्रा पुष्य और उत्तरा पुष्योभायन, पुष्य और भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा। पुष्य उभा लिखा है, पुष्य उभा, पुष्योभा, पुष्य उभा मध्य नाड़िका। पुष्य और उत्तरा भाद्रपदा जो नक्षत्र है ये 9 नक्षत्र हैं। पूर्वाषाढ़ अनुराधा धनिष्ठा भरणी मृगशिरा पूर्वा फाल्गुनी चित्रा पुष्य और उत्तरा भाद्रपदा, यह 9 नक्षत्र हैं, इनकी मध्य नाड़ी। फिर कृतिका रोहिणी स्वाति अश्लेषा च रेवती श्रवणश्चोत्तराषाढ़ा विशाखा त्वंत्य नाड़िका, तु अंत्य नाड़िका। कृतिका रोहिणी स्वाति मगा अश्लेषा रेवती श्रवण और उत्तराषाढ़ फिर विशाखा, ये जो 9 नक्षत्र हैं इनकी अंत्य नाड़ी कही गई। ठीक है, नाड़ी कैसे जानेंगे? तो मैं आपको, अगर आपको नक्षत्र याद है तो किसी भी नक्षत्र की नाड़ी आप आसानी से जान सकते हैं। मान लीजिए ये पेज है और नाड़ी जो है एक नाग के प्रकार के हम लोग एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, इस एक मध्य भाग में एक रेखा और खींचते हैं। यही जो है ऊपर वाला भाग ये आदि, बीच वाला जो भाग है ये मध्य है। यहाँ में एक मिनट, ये जो है ये मध्य भाग, ठीक है। और ये ऊपर का जो भाग है ये आदि है, ये वाला भाग मध्य है और ये वाला जो भाग ये अंत्य है। ठीक है, ये मध्य है और ये जो भाग है ये है आदि है।
आदि, मध्य और मान लीजिए ये रेखा जो है यहाँ से यहाँ तक आती है और ये रेखा यहाँ से ऊपर तक आ रही है। ठीक है, इतना आपको समझना है। ठीक है, और ये जो भाग ये अंत्य है। ठीक है, अब यहाँ जब हम नक्षत्रों को रखेंगे तो यहाँ जो है ये है अश्विनी नक्षत्र, ए का मतलब अश्विनी, फिर यहाँ रखेंगे हम मध्यम में भरणी, फिर यहाँ अंत जो ये भाग यहाँ रखेंगे कृतिका। ठीक है, अश्विनी भरणी कृतिका, फिर यहाँ रखेंगे मृगशिरा, अश्विनी भरणी कृतिका नहीं रोहिणी, कृतिका, यहाँ रोहिणी, यहाँ मृगशिरा, फिर यहाँ आर्द्रा। ठीक है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा, फिर यहाँ पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, फिर वही ऐसे क्रम से यहाँ मगा, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु आश्लेषा मगा, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, फिर यहाँ हस्त, चित्रा, फिर यहाँ स्वाति, ऐसे क्रम से आप बिठाते जाएंगे तो यह 27 नक्षत्र, जहाँ आदि लिखा है जो ऊपर वाले हैं, ये जो नक्षत्र हैं ऊपर के पार्ट के, इनकी आदि नाड़ी। आदि नाड़ी, इसके बीच के जो नक्षत्र हैं ये इनकी मध्य नाड़ी। मध्य नाड़ी, और जो बाकी तीसरा भाग जो बचा चाहिए, इसकी अंत्य नाड़ी। पेन आज बड़े दिनों बाद मैंने आईपैड चलाया है, ये नोटपैड जो आज चल नहीं, पेन इसका मेरे हिसाब से किस है अंत्य नाड़ी। ठीक है, ऐसे ही आप जानेंगे। आप देखेंगे अब अगला तो आदि नाड़ी जो है वो अश्विनी आर्द्रा पुनर्वसु उत्तरा फाल्गुनी और हस्त,
है ना। ऐसे फिर स्वाति, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा की होगी, ज्येष्ठा फिर मूल, है ना। ऐसे ही आप जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें दिया हुआ, जैसे ये अश्विनी, आर्द्रा, सरिता, ज्येष्ठा, मो, हस्त, पुनर्वसु, है ना, यही क्रम है। इसमें भी आप देखेंगे अश्विनी आदि जो है अश्विनी है, मध्य भरणी और अंत्य रोहिणी, मध्य कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मिश्रा, आर्द्रा, फिर पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्व, उत्तराखंड, ऐसे क्रम से आदि मध्य अंत्य, आदि मध्य अंत्य, अंत्य मध्य आदि, आदि फिर आदि से आदि मध्य अंत्य, अंत्य मध्य आदि, ऐसे क्रम से 27 नक्षत्रों में जाएगी। तो 9 3 27, एक आदि नाड़ी में 9 नक्षत्र होंगे, मध्य में 9 और अंत्य में 9। ऐसे ही आप केवल नक्षत्र जानने से नाड़ी का विचार सरलता से जान सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये आप हमसे एक बार प्रयास करेंगे, आ जाएगा। फिर नाड़ी का फल बता रहे हैं कि अग्र नाड़ी व्यदे भरता, मध्य नाड़ी व्यदे द्वयम और कृष्ण नाड़ी व्यदे कन्या मृगते नात्र संशय है। अब कह रहे कि स्त्री पुरुष की यदि अग्र है ना आद्य नाड़ी हो तो व्यद हो, तो भर्ता को, है ना, और मध्य नाड़ी यदि हो, दोनों की, वर वधु की दोनों की मध्य नाड़ी हो तो दोनों की मृत्यु। आदि नाड़ी अगर दोनों की हो तो केवल वर की, भर्ता की मृत्यु हो, मध्य नाड़ी हो तो दोनों की मृत्यु हो, और यदि अंत्य नाड़ी हो तो कन्या को मृत्युदायक होती है। इसीलिए दोनों की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये विचार किया ना कि दोनों की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि दोनों की आदि नाड़ी हुई तो दोनों की एक ही अगर आदि नाड़ी होती है वर वधु की तो वर की मृत्यु, और मध्य नाड़ी हो तो दोनों की मृत्यु, और यदि अंत्य नाड़ी यदि दोनों की हो तो कन्या की मृत्यु। यह सामान्य सा नियम है। ठीक है, इसका जो अपवाद रूप है वो हम लोग अब जैसे आगे पढ़ेंगे इस क्रम में ऐसे आगे बताएंगे। ठीक है, तो दोनों की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं कन्यर्क्षाद वर नक्षत्रम अशुभम निकटे यदि, और वररक्षा दूरगम त्यक्षम देवरक्ष के शुभम भवेत्। ये यदि कन्या के नक्षत्र से, कन्या ऋक्ष बोलते हैं नक्षत्र को, कन्या ऋक्षाद वर नक्षत्रम अशुभम निकटे यदि, कन्या के नक्षत्र से, कन्या के नक्षत्र के वर का नक्षत्र यदि निकट हो, कन्या के नक्षत्र से निकट या न पास में यदि वर का नक्षत्र हो तो अशुभम निकटे यदि, वह अशुभ होते, अशुभ माना गया है। कन्या के नक्षत्र से निकट, जैसे मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र की कन्या है, चूचे चोला अश्विनी, तो ला पे नाम रह दीजिए, है ना, लाली, लाली नाम है। और नज़दीक कृतिका नक्षत्र का यदि कोई वर है, अभिषेक नाम का कोई व्यक्ति हो, चूचे चोला अश्विनी, लीलू लेलो भरणी, अयुव कृतिका, अभिषेक नाम का कोई व्यक्ति हो, तो यहाँ कन्या के नक्षत्र से नज़दीक यदि वर का नक्षत्र हो तो वह अशुभ। तो यह जो वर मिलन करेंगे, वर वधु का मिलन करेंगे, तो यहाँ वर का नक्षत्र जो है कन्या के बिल्कुल नज़दीक होने से वह अशुभ है। ठीक है, फिर वर रक्षा दुर्गम त्रियक्षम, त्रियक्षम, है ना, तो वर के नक्षत्र से, वर नक्षत्र से कन्या का नक्षत्र दूर हो, ठीक है, देवरक्ष के शुभम भवे, और अथवा नक्षत्र एक हो, कन्या का दूर हो तो वह नक्षत्र एक हो, वही नक्षत्र हो, या तो दूर हो या वही एक ही नक्षत्र हो, और दोनों की राशि का स्वामी एक हो। हाँ,
देव रक्ष ऐक्यम, है ना, दोनों की ऋक्ष ऐक्यम। ऋक्ष यहाँ शब्द जो है राशि का है, राशि को भी ऋक्ष कहते हैं, नक्षत्र को भी ऋक्ष कहते हैं, है ना। तो एक जगह जो है ऋक्ष का मतलब नक्षत्र है, एक जगह मतलब राशि है। तो यदि वर के नक्षत्र से कन्या का नक्षत्र दूर हो और एक ही नक्षत्र हो और नक्षत्र भेद हो, राशि भी भेद हो, और दोनों का यदि जो स्वामी है वह एक ही हो, तो भी यह शुभ है, तो भी नाड़ी का शुभ है। ठीक है, तो नक्षत्र का स्वामी देखना चाहिए, स्वामी राशि का नहीं। स्वामी जी यहाँ देखेंगे नक्षत्र का स्वामी यदि एक हो तो विवाह नाड़ी का जो है वह श्रेष्ठ है। वैसे जो जैसे हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषण विद्यते, कि यदि दोनों वर वधू का एक ही नक्षत्र हो, अगर एक ही नक्षत्र होगा एक ही नाड़ी होगी। अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक ही अगर नाड़ी हो तो विवाह मतलब नाड़ी का जो मिलान है वह अशुभ है। यदि आदि नाड़ी हुई, दोनों की एक होती है तो भर्ता की मृत्यु होती है, मध्य नाड़ी पर होने पर दोनों की मृत्यु होती है, और अंत्य नाड़ी दोनों की एक होने पर कन्या की मृत्यु होती है। और इसीलिए मैंने कहा था कि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अपवाद रूप पढ़ेंगे, वो यही अपवाद है, यही बताना चाह रहे हैं कि कन्या ऋक्षाद वर नक्षत्रम अशुभम निकटे, यदि कन्या के नक्षत्र से यदि वर का नक्षत्र निकट हो तो वह अशुभ माना गया है। फिर कह रहे हैं कि वर रक्षाद दुर्गम त्र्यरक्षम देवरक्षैक्यम देवरक्षैक्ये शुभम भवे। यदि वर नक्षत्र से कन्या का नक्षत्र दूर हो और दोनों का नक्षत्र एक हो और दोनों की राशि का स्वामी एक हो, दोनों की और राशि का स्वामी एक हो तो शुभ फल जानना। ठीक है, राशि तो इस राशि के जो स्वामी है वह भी एक हो और नक्षत्र स्वामी भी यदि एक मिल जाए तो भी शुभ जानना। और इसका अपवाद जो एक कहा है कि एक ही नक्षत्र हो, है ना, एक नक्षत्र तो एक नक्षत्र हो तो भी उसका नाड़ी दोष नहीं, और यदि राशि स्वामी भी एक हो तो भी नाड़ी दोष नहीं। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। फिर राशक्य चेत भिन्न वृक्षम, अब वही आगे बता रहे, राशक्य चेत भिन्न वृक्षम द्वयोः स्यात् नक्षत्रैक्ये राशि युग्मम्। अगला प्रश्न लोग देखें कि राशक्यै चेत् भिन्नं वृक्षं द्वयोः स्यात् नक्षत्रैक्ये राशि युग्मं तथैव नाड़ीदोषो नो गणानांच दोषो नक्षत्रैक्ये पादभेदे शुभं स्यात्। अब वर की और कन्या की राशि एक हो और नक्षत्र पृथक पृथक हो, नक्षत्र अलग अलग हो, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं तो नक्षत्र भेद हो सकता है ना, एक राशि में नक्षत्र भेद भी हो सकता है। तो नक्षत्र पृथक हो एवं नक्षत्र एक हो और राशि अलग अलग हो, यह भी हो सकता है। एक नक्षत्र में 2 राशियों का मिलान हो सकता है। तो राशि एक हो, नक्षत्र अलग अलग हो, और नक्षत्र एक हो और राशि अलग अलग हो तो नाड़ी और गुणों का दोष नहीं होता है। यहाँ यह नाड़ी दोष और गुण दोष दोनों का ही यहाँ उन्होंने समावेश कर दिया। नाड़ी दोषो नो गणानांच दोषो नक्षत्रैक्ये पादभेदे शुभं स्यात्। नाड़ी और गुणों का दोष नहीं होता तथा नक्षत्र एक हो और चरण भेद हो। चरण भेद का मतलब प्रथम चरण का कोई वर हो और अन्य द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण की कन्या हो, या प्रथम चरण की कन्या हो और द्वितीय चतुर्थ चरण का कोई चरण भेद हो, कुल मिला के 4 चरण में से एक अलग अलग चरणों में जन्म हुआ हो तो भी शुभ जानना। नाड़ी के गुण कहते हैं। अब नाड़ी के गुण कह रहे हैं कि नाड़ी कैसे गुण मिलान करना चाहिए। तो
एक नाड़ी हो तो गुण शून्य है, और पृथक पृथक नाड़ी हो तो गुण 8 जानना, और परिहार से नाड़ी दोष रहित हो, परिहार से नाड़ी दोष रही हो तो गुण 8 जानना। यहाँ 2 ही विकल्प है, 0 और 8। नाड़ी दोष का परिहार का मतलब अभी जो हम लोग पढ़े हैं ना, एक नक्षत्र जाता नाड़ी दोष में, एक ही नक्षत्र हो तो एक नाड़ी हुई ना, पर एक ही नक्षत्र होने से वहाँ 8 उसके गुण मिलेंगे। ठीक है, यही समझा रहे हैं। और यदि नक्षत्र एक है, चरण भेद अलग हैं तो भी शुभ हैं, और एक राशि है, नक्षत्र अलग अलग हैं तो भी शुभ हैं, और एक नक्षत्र हैं और राशि अलग अलग है तो भी शुभ है, और राशि अलग अलग है और नक्षत्र एक है तो भी शुभ है। किसी भी कंडीशन में एक राशि एक नक्षत्र में शुभ है। ठीक है, अब जो हम लोग अगला जो है वह वर्ग विचार, अब जो कर रहे हैं वह वर्ग विचार। वर्ग क्या है? वर्ग हमारे वर्णमाला जो हम लोग पढ़े थे, अ आ ई से ज्ञ तक के जो वर्णमाला है, स्वर और व्यंजन, उनको 8 वर्गों में विभक्त किया है ना, वही वर्ग है ना। तो अ क च ट त प यश वर्गाः है ना, अ क च ट त प यश वर्गाः। जो व्याकरण पढ़े हैं वो जानते हैं कि उदित उनको बोलते हैं। कूचू टूतू पु एते उदिताः, जो उदित हैं वह कवर्ग है, कु यानी चवर्ग, कवर्ग, कूचू चू यानी चवर्ग। ऐसे ही इनको एक एक उनके वर्ग का प्रथम अक्षर लिख करके इन्होंने आगे शॉर्ट कर दिया है श्लोक में। तो अ क च ट त प और यश वर्गाः, यानी कि 5 तो क च ट त प ये ही हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और 3 एक अवर्ग से पूरे व्यंजन ले लिए, पूरे स्वर ले लिए हैं, ऐसे यह तक। ठीक है, और ए यू ए ओ इन्हीं के सारे वर्ण हैं, री वगैरह। और फिर कवर्ग ले लिया है, क जैसे चवर्ग ले लिया है, जैसे कैसे क ख ग घ ल ले लिया है, जैसे च छ ज ज य लिया है, तैसे ट ठ ड ढ न लिया है, तैसे त थ द द न लिया है, प से प फ ब ब म लिया है, और य से य र ल व लिया है, और शकार से स श स और ह लिया है। ठीक है, इन्हीं को 8 वर्ग कहते हैं। और फिर कहा है खगेश मार्जार सिंह शूनाम सर्पाख मृगावीनाम निज पंचम वैरिणाम अष्टौ। एक ही श्लोक में वर्गों का पूरा परिचय इन्होंने दे दिया है। जैसे कि वर्ग कौन है तो बता दिया, अ क च ट त प यश वर्गाः, अ क च ट त प य और श, ये 8 वर्ग हैं। और फिर इनके स्वामी कैसे क्या इनकी पहचान है, तो खगेश, मार्जार है ना, खग ईश जो है वह गरुड़ है, खगों के जो ईश हैं वह गरुड़ है, इसीलिए खगेश का है। खगेश, गरुड़, मार्जार, मार्जार, फिर सिंह, सिंह, और शुनाम, स्वान शब्द है, श्वान है ना कुत्ता, मार्जार है ना बिल्ली। फिर सर्प, सर्प है, सर्पा। फिर आखू शब्द है, आखू जो है मूषक के लिए। मृगाविना, मृग है, और अविनाम, मृग और अविनाम यानी मेष। तो ये 8 वर्ग हैं, इनके ये चिन्ह जिसे हम लोग राशि पे देखते हैं, किसी भी पंचांग में आप देखेंगे प्रथम पृष्ठ पे ये दिया होता है, इनके वर्ग लिखे होते हैं। अपने इधर जो बहुत प्रचलित जो पंचांग है, जैसे श्रीधरी पंचांग है, इसके प्रथम पृष्ठ पर ही देखेंगे आप, तो यहाँ से ये कवर्ग आदि अवर्ग उल्टे से इधर से अ क च ट त प य और श, ये 8 वर्ग दिए हुए हैं। सचिन, गरुड़,
बिलाव, सिंह, स्वान, सर्प, मूषक, मृग और मेष। और इसी में इनके नीचे परस्पर इनके वैर भी दिए, किसका किससे वैर है वह वैर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 8 वर्ग हैं, ये आपको आसानी से याद हो जाने चाहिए कि अवर्ग का जो स्वामी वह गरुड़, अवर्ग का जो चिन्ह है वह गरुड़ है, कवर्ग का मार्जार, चवर्ग का सिंह, टवर्ग का स्वान यानी कुत्ता, टवर्ग का सर्प और पवर्ग का मूषक और यवर्ग का मृग और शवर्ग का मेष। तो इसीलिए लिखा है खगेश मार्जार सिंह शूनाम सर्पाखु मृगावीनाम निज पंचम वैरिणाम अष्टौ। इनमें से स्वयं से पंचम जो वर्ग है वह इसका वैरी है। जैसे मान लीजिए गरुड़ है, गरुड़ का पंचम देखेंगे 1 2 3 4 5 सर्प, गरुड़ सर्प वैर है, गरुड़ खाता ही सर्प को है, जन्मजात शत्रुता है। तो जन्मजात जो शत्रु है वही वैर है, उसी से वैर है। ठीक है, जैसे मार्जार है, मार्जार से 5 गिनेंगे तो मूषक आएगा, बिल्ली का जो है मूषक जो है वो जन्मजात शत्रु है। सिंह है, सिंह का मृग आएगा, है ना, मृग से गिनेंगे मृग, मृग, मेष, गरुड़, मार्जार और सिंह, ऐसे भी गिनेंगे तो 5वां सिंह आएगा। तो इसीलिए कहा है निज पंचम वैरिणाम अष्टौ, स्वयं से 5वां जो है वह वैर है। ठीक है, ये 8 वर्ग हैं, ऐसे वैर आपको देखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे हम लोग स्ववर्गे परमा प्रीतिर मित्रे प्रीतिश्च कथ्यते उदासीने प्रीतिरल्पा शत्रुवर्गे मृतिस्तथा। अभी ये इनका परस्पर प्रीति बता रहे हैं कि वर कन्या का वर्ग एक हो तो परस्पर परम प्रीति रहती है, परस्पर परम प्रीति रहेगी। कौन हो? यदि वर और कन्या का दोनों का एक ही वर्ग मिल जाए, है ना, एक वर्ग आप समझ गए हैं, गरुड़ हो, मार्जार हो, दोनों का 8 वर्गों में से एक ही कोई वर्ग हो तो परम प्रीति कहना, और वो दोनों मित्र हो तो समान प्रीति कहना। दोनों यदि मित्र हो तो समान, जैसे देखेंगे व्यवहार से और मित्र का आपको पता भी चलेगा, पंचम वैरी है बाकी सब मित्र हैं। और उदासीन हो तो थोड़ी प्रीति कहना, उदासीन का मतलब व्यवहार में अगर इनकी प्रीति नहीं हो तो उदासीन हो तो थोड़ी प्रीति रहना, यानी प्रेम कम रहेगा। और यदि शत्रु वर्ग हो तो मृत्यु कहना। शत्रु रहनी, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती और एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। तो यदि मित्र और मतलब शत्रु या सिंह या मृग एक जगह पर नहीं रह सकते, बिल्ली और चूहा दोनों एक जगह नहीं रह सकते। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो परंपरा बनी है गुण मिलान की, वो सीधा जिसका जो वर्ग है, जिसका जो नाड़ी है, जिसका जो युंजा है या जिसका जो तत्व है, हंसक तत्व जिसको बोलते हैं, अग्नि जल वायु, तो अग्नि और जल का परस्पर प्रीति नहीं है। गण है देवगण मनुष्यगण, तो मनुष्य और राक्षस नहीं रह सकते, देव और राक्षस नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने राशियों में नक्षत्रों के भी इतने विभेद, इतने भाग कर दिए, एक एक का परिचय अलग अलग दिया है। तो इनका अगर गुण मैच नहीं होगा तो वह परस्पर जीवन भर बिल्कुल परस्पर प्रेम से नहीं रह सकते। यही वैज्ञानिकता, यह बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है कि नाम मात्र से, केवल नाम मात्र से हम दोनों के आगे भविष्य का जीवन कैसा होगा, यह केवल एकमात्र ज्योतिष ही बता सकता है कि इनमें कितनी प्रीति होगी और कितना युद्ध होगा, है ना। तो ये सब वर्ग में पति पत्नी के अलावा भी आप जैसे मित्रता है, किसी से मित्रता करना चाह रहे हैं तो कैसी मित्रता रहेगी, पार्टनरशिप किसी के साथ करते हैं तो पार्टनरशिप कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ों में वर्ग विचार इत्यादि कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर स्ववर्गीय परमा प्रीतिर मित्रे प्रीति कथ्यते उदासीने प्रीतल्पा शत्रुवर्गे मृतिस्तथा। फिर नवर्ग वर्णो न गणो न योनिर्द्वादशे नैव षष्टके च।
तारावृत्तेन पंचमस्य मैत्री यदा स्यात् शुभदो विवाहः। अब एक अपवाद रूप में श्लोक बता दिया है, सबका अपवाद। जो अष्टकूट मिलान हम लोग इतने दिनों से कर रहे हैं, है ना, वर्णवश्य तारा योनि सारा गण, है ना, गण और भकूट, फिर ये नाड़ी, उन सब के ऊपर पानी फेर दिया एक श्लोक। इतना जानने के बाद जब कह रहे हैं कि नवर्ग वर्णो न गणो न योनिर द्विद्वादशे नैव षष्ठके च ताराविरुद्धे नवपंचमस्य मैत्री कदा साक्षुपदो विवाह। अगर यदि न वर्ग मिले, न वर्ण मिले, न गण मिले, न योनि मिले, और यदि द्विद्वादश दोष भी हो, नैव षष्ठके च, और न ही षष्ठक की प्रीति षष्ठक हो, और तारा विरुद्ध और विरुद्ध तारा भी हो, और नवपंचमस्य नवपंचम भी हो, नवपंचम भी यदि हो, तो मैत्री यदा साक्षुपदो विवाह, और यदि परस्पर दोनों का मैत्री हो, क्या ग्रह मैत्री हो, दोनों की राशियों का ग्रह मैत्री हो, तो भी विवाह जो है वह शुभ है, स्यात् शुभदो विवाह। यानी कि ये सब नहीं मिलेंगे तो गुण मिलेगा नहीं, गुण इन्हीं से मिलता है ना, 1 2 3 4 करके 8 जो है ये 36 गुण इन्हीं से मिलता है। यदि ये गुण मतलब कम से कम 18 गुण चाहिए, 18 से ठीक है, उससे पहले श्लोक में कह चुके हैं ना 18 अच्छे हैं, या 30 के ऊपर और आगे 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 आएगा कितने गुण होने चाहिए उसका। अभी यहाँ डायरेक्ट बता रहे हैं कि गुण का झंझट छोड़ो, आप गुण का झंझट छोड़ ही दो, गुण नहीं देखना। क्या देखना है कि उनका राशिश मैत्री है कि नहीं, केवल इसके अंदर हम लोग पढ़े ना मैत्री, वो अब विशेष देखना है। अगर मैत्री नहीं होगी तो गुण होते हुए भी, गुण ज़्यादा मिलते हुए भी परस्पर प्रीति जो है, परम प्रीति नहीं हो, और यदि सब ना वर्ग मिले, न वर्ण मिले, गण योनि तारा और कुछ भी ना मिले, और केवल मैत्री मिल जाए, दोनों वर वधु के राशि की जो स्वामी है, राशियों के स्वामी हैं, उनके यदि उनकी अंदर मैत्री मिल जाए तो भी वह शुभ है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, समय बहुत हो चला है, तो भी हम लोग थोड़ा वो पढ़ लेते हैं कि जो हम लोग पढ़े उसी का अंडरलाइन है कि गुणैः षोडशभिर्निन्द्या मध्यमा विंशतिस्तथा श्रेष्ठम त्रिंशाद गुणम यावत परतस्तुत्तमोत्तमम। क्या कह रहे हैं, अभी जो गुणों के बारे में कहा ना, कुछ नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, गुण की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, केवल मैत्री, परस्पर दोनों की राशिश मैत्री हो, जुगाड़ चल जाएगा, पूरा जीवन भर जो है प्रीति का माहौल बना रहेगा। फिर कह रहे हैं कि गुण ही षोडशभिर्निन्द्या, यदि अगर गुण मिल रहे हैं और 16 गुण यदि मिले तो वह निंद्य है, वह ग्राह्य नहीं है ना। फिर मध्यमा विंशतिस्तथा, और अगर 20 गुण मिल रहे तो वह मध्यम है। इसीलिए हमारे यहाँ समाज में कहते हैं कि 18 गुण तो मिलने ही चाहिए, 18 मतलब 36 के आधे, इसीलिए 18 से ऊपर मिलने चाहिए। षोडशभिर्निन्द्या कह दिया है, 16 मिलने पर बिल्कुल निंद्य है। और विंशतिस्तथा, मध्यमा विंशतिस्तथा, और मध्यम सामान्य है, ठीक है, 20 गुण मिले तो ठीक है। फिर श्रेष्ठम 63 गुणम, श्रेष्ठम 63 गुणम यावत, श्रेष्ठ जो है वह 30 गुण होने चाहिए, लगभग 30 गुणों पर श्रेष्ठ है। फिर उत्तर यावत परतः तु उत्तमोत्तमम, परतः तु उत्तमोत्तमम का है, क्या है कि 30 से यदि आगे हो तो उत्तम से भी उत्तम है, जितने आगे हो उतने और बढ़िया है। और सद्भकूट यदि ज्ञेयम दुष्टकूट है तकथ्यते, क्या कह रहे हैं, ये जो गुण है सद्भकूट में यह गुण जानना चाहिए। किसमें, सद्भकूट। सद्भकूट का मतलब क्या है कि नवपंचम भी नहीं हो, सराष्टक नहीं हो, द्विद्वादश या भकूट दोष नहीं हो, उसमें यह जानना चाहिए। ठीक है, और दुष्ट कूट के गुण आगे कह रहे हैं। फिर निंद्य गुणे विंशतिभिर मध्यम वाणाधिकैर्मतम तत्परैः पंचभिः शिष्टम ततः षष्ठतरम शुभ गुणैः तथा च एक एक वृद्धितो देया वर्णादीनां गुणः क्रमात् विवाह शुभतस्तेषां गुणे तुष्टादशाधिके। फिर
20 गुण हो तो निंदित, 20 गुण हो तो निंदित, और 25 तक मध्यम। ये किस में है? यदि बकूट दोष हो, बकूट दोष हो, बकूट का मतलब नव पंचम ये द्वादश वगैरह प्रीति ये सौराष्ट्र वगैरह हो, है ना, यह होने के बाद कितने गुण चाहिए? 20 गुण हो तो निंदित, 20 से ऊपर चाहिए। अगर कोई भकूट नहीं मिल रहा है तो फिर 20 से ऊपर गुण हो तो चलेगा, 20 गुण हो तो निंदित, और 25 तक मध्यम। 20 से ऊपर चाहिए, 20 से 25 तक मध्यम है, वहाँ 16 से 20 तक मध्यम है, यहाँ 20 से 25 के बीच में मध्यम है, और 30 तक श्रेष्ठ, और 30 से अधिक हो तो अधिश्रेष्ठ प्रीति जानना चाहिए। किसमें? बकूट आदि अगर नहीं मिले हो तब। ठीक है। अब फिर विशेष कह रहे हैं कि नारी दोषस्तु विप्राणाम वर्ण दोषस्तु क्षत्रिय गणदोष वैश्येषु योनि दोषस्तु पादजान। और ब्राह्मणों को नारी का दोष, और क्षत्रियों को वर्ण दोष, और वैश्यों को गण दोष, तथा शूद्रों को योनि दोष अवश्य विचार करना योग्य है। क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों को नारी दोष विशेष देखना चाहिए। सब कुछ मिलने के बाद भी नारी दोष अगर हो तो विचार करके वह करना चाहिए। और क्षत्रियों को वर्ण दोष, वैश्यों को गण दोष, नारी दोषस्तु विप्राणाम वर्ण दोषस्तु क्षत्रिय गण दोषश्च वैश्येषु योनि दोषस्तु पादजन। और शूद्रों को योनि दोष अवश्य विचार करना चाहिए। ठीक है। काफ़ी लंबा समय हो गया, फिर हम लोग यह अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और जो पंचांग से हम लोग वर वधु का जो गुणगान करते हैं उससे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, जय सीताराम के लिए। और आपको मान लो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप सीधा देखने के बाद प्रश्न वीडियो मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है। जय सीताराम सभी को।